The next in attributes, theory of attributes is consistency of data. कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि इनकंसिस्टेंट डाटा कब होगा और कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा से हमारा क्या मतलब है। अब मैं जो आपको बता रही हूँ कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा में कि क्लास फ्रीक्वेंसीज जो है बाय डेफिनेशन दे आर नॉन नेगेटिव, वो जो है हमेशा नेगेटिव जो है नहीं होती ना, क्लास फ्रीक्वेंसीज हमेशा नॉन नेगेटिव होती हैं। बट इफ दे आर इन एनी केस इज नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव हैं दैट मीन्स अवर डाटा इज इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब है कि हमारा डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी डिपेंड्स on this matter that whether your class frequencies are negative or positive। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा की। किसकी बात कर रहे हैं? कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा अभी मैंने आपको बताया है कि इट डिपेंड्स कि हमारी जो है क्लास फ्रीक्वेंसीज वो नॉन नेगेटिव होती हैं, बट अगर वो नेगेटिव हो जाए तो डाटा इनकंसिस्टेंट है। तो हमारा नेगेटिव आपको पता है ना, कोई भी चीज पॉजिटिव कब होती है? इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव कब होती है? इफ इट इज लेस देन जीरो। इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा को चेक करने के लिए हमने ये देखना है, बिकॉज देखो द सम ऑफ वी नो दैट एवरी क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, और अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज जो हैं हमारी आर ऑल पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो हमारी जो क्लास फ्रीक्वेंसी वो सभी पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है आएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा एंड हाउ यू विल चेक इट। नाउ हाउ यू विल चेक इट द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, कैसे चेक करोगे आप कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा को? देखो, कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा को चेक करने के लिए अगर हमारे पास सिंगल एट्रीब्यूट है ए, अगर मेरे पास सिंगल एट्रीब्यूट है ए, तो ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्रैकेट। सिमिलरली ना होने की फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं ये नंबर जो टोटल है ये लेस देन इक्वल टू एन है, क्योंकि सारे के सारे ही में ही तो एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है, ये तो वो है जिनमें एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। सो इट इज लेस देन इक्वल टू एन। ये रिलेशन फॉर अ सिंगल एट्रीब्यूट की मैं बात कर रही हूँ। सिमिलरली ये जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू एन, ये है सिंगल एट्रीब्यूट के लिए, इसमें कोई डाउट? ठीक है, इसी तरह से अगर दो एट्रीब्यूट्स हैं, अगर मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं ए एंड बी, अगर दो एट्रीब्यूट्स हैं ए एंड बी, तो मेरा ए हमारे पास क्या बनते हैं? ए बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अल्फा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और आपके पास क्या है? अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है, समझ में आई ये बात? अब मेरा पॉइंट ये है कि मैं ये कहना चाह रही हूं कि दो एट्रीब्यूट्स के लिए क्या रिलेशंस है। देखो ये रिलेशंस बहुत हेल्पफुल हैं। कैसे? आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ए बी के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने से क्या मतलब है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूं कि ए बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज लेस देन इक्वल टू ए। अल्फा बी is greater than equal to 0, this implies AB is less than equal to B, है ना? अल्फा बीटा ये और इधर हो जाता है ये, ठीक है, अल्फा बीटा is greater than equal to 0, this implies alpha beta is greater than equal to 0, this implies, अब अल्फा का मतलब होता है 1 माइनस ए, बीटा का मतलब होता है 1 माइनस बी इंटू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसे खोलो अगर आप तो क्या निकलेगा आपके पास? दिस इंप्लाइज ए प्लस बी माइनस एन इज लेस देन इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब देखो ये रिलेशंस आपको समझ में आने चाहिए कि ये जो मैंने अभी बोला है ये रिलेशन सारा समझ में आना चाहिए। कैसे? देखो मैं साइड में थोड़ा हो गया, अब इसको इधर सेंटर में करती हूँ।
कैसे? ए बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए बी इज लेस देन इक्वल टू ए। मतलब देखो ए बी में क्या है? ए तो है ही और बी भी है, दोनों की प्रेजेंस है। और ए अकेले में क्या है? ए अकेला क्या है? सिर्फ ए है। तो इसका मतलब इस दोनों की प्रेजेंस आप जब आप ए और बी की निकाल रहे हो, मतलब ए और बी इज लेस देन इक्वल टू दिस फ्रीक्वेंसी, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ए और बी की वो हमेशा ए से कम होगी, ए की फ्रीक्वेंसी से। सिमिलरली ए बी की फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल टू बी होगी। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आपके पास ये फ्रीक्वेंसी होगी। आप अगर कैलकुलेट भी करके देखोगे तो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू ही आएंगी ना इनकी फ्रीक्वेंसीज, तो ये इसके लेस होगी। मतलब ए बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। ए बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए बीटा, तो ये मैंने गलत लिखा ना, इसमें सिर्फ ए है और बी नहीं है ना। अल्फा बी में आपके पास अल्फा बीटा है, ये अल्फा बी, हाँ तो ए बी ठीक तो है, इट कैन बी नोटिस्ड। तो ये रिलेशन बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो 3 एट्रीब्यूट्स के लिए क्या बनेगा? 3 एट्रीब्यूट्स के लिए क्या बनेगा कि ए बी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली ए बी गामा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से निकालने हैं इनके रिजल्ट्स। ए बी गामा का क्या मतलब हुआ कि ए बी जो है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी। क्यों? क्योंकि ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, देखो दो एट्रीब्यूट्स का, जैसे उसमें मैंने कहा कि ए बी इज लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। तो सिमिलरली ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। इसी तरह से और रिलेशंस आप देखो, इनको आप न्यूमेरिकल भी पुट करके देख सकते हो कि अगर मेरा ए इतना है, बी इतना है, गामा इतना है, तो मेरे पास ये रिजल्ट्स कैसे होल्ड करते हैं। इस तरह से आप चेकिंग कर सकते हैं इनकी, ठीक है। मैं भी न्यूमेरिकल से भी बताऊंगी आपको। तो इस तरह से आपने सारे रिजल्ट्स चेकिंग के निकाल लेने हैं, और जब आप सब रिजल्ट्स को पुट करोगे तो आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो वो 3-4 रिजल्ट्स जो हैं इसके, वो कॉमन रिजल्ट्स आपने चेकिंग के निकालने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं इस आपकी जो ये बुक में मैंने नोट्स भेजे हैं, दोज आर मार्क्ड बाय ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये जो रिलेशंस हैं, ये सारे रिलेशंस आपने निकालने हैं फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, ठीक है। अब एग्जाम्पल से अगर आप करके देखोगे, चलो एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, आपको समझ में आएगा कि चेक द कंसिस्टेंसी फॉर द डाटा वेयर n इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 70, b इज इक्वल टू 60, ab इज इक्वल टू 20, ठीक है। AB is equal to 20. तो we know that A plus alpha is equal to n, ठीक है, हमें ये पता है। तो इसका मतलब अल्फा को अगर निकालें तो कितना हो जाता है, n कितना है, 100 माइनस 70, ठीक है, 100 माइनस 70 अल्फा निकल आया। अब अल्फा जब हमारे पास निकल आया, क्योंकि हमने यहां से निकाला है, तो अब आपको बाकी रिलेशंस देखने हैं कि अब 2 एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, ए और बी। अब ए और बी के लिए हमने जो चेकिंग करते हुए, कंसिस्टेंसी करते हुए क्या डाटा बताया था कि ए और बी के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। ए और बी के लिए मैंने बताया कि चाहे वो ए बी हो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, चाहे वो ए बीटा हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, चाहे वो अल्फा बीटा हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और चाहे वो अल्फा बी हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी चीजें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अब मेरे को क्या प्रूव करना था, मेरे क्वेश्चन में क्या है, मेरे क्वेश्चन में ये है कि हमें बताना है कि ए बी इज इक्वल टू 20, है ना, चेक करनी है कंसिस्टेंसी। तो ए बी की चेक करनी है, तो हम क्या लेते हैं, मान लो अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने ये ले लिया। इसका क्या मतलब हुआ, अल्फा बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब, अल्फा क्या है बताओ, अभी तक हमने क्या, अल्फा क्या है 1 माइनस ए इंटू एन, बीटा क्या है 1 माइनस बी इंटू एन। तो उसको हम पुट करते हैं अगर यहाँ पे,
1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी, एन मैंने बाहर कॉमन ले लिया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ये 1 माइनस ए 1 माइनस बी, एन को अंदर ले जाओ तो आपके पास क्या बनेगा, एन माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी greater than equal to 0. So this implies that AB greater than equal to A plus B minus N, है ना? तो अब देखो AB कितना दिया हुआ है मेरे को, ये देखो, ये रिजल्ट यहाँ तक समझ में आया ना, ये रिजल्ट देखो, AB इज इक्वल टू दिस इज गए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये AB कितना है, ठीक है, फिर ये A कितना है, ये B कितना है और ये N कितना है, ठीक है। इनकी वैल्यूज अगर मैं पुट करती हूँ, आप करो कितनी वैल्यूज निकलती हैं इनकी, देखो 20, पहले 20 आएगी, दूसरी क्या है, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आगे क्या है ए कितना है 70 प्लस 60 माइनस 100, तो दैट मीन्स 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, विच इज नॉट पॉसिबल। 20 क्या 30 से ग्रेटर है, विच इज नॉट पॉसिबल, दस द गिवन डेटा इज इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट नहीं है, गिवन डेटा इज इनकंसिस्टेंट। इस तरह से आप 4-5 एग्जाम्पल करके देखोगे तो आपको रिलेशंस और उनकी वैल्यूज पुट करना आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा एंड हाउ यू विल चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। आप कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा को कैसे चेक करेंगे, ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा को चेक किया कैसे किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इन दिस इज, इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल्स कर लेना, जो कोई डिफिकल्टी आएगी तो वो आप मुझे बताना। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के बीच में कोई रिलेशन होता है तो उसे हम कहते हैं दे आर एसोसिएटेड, दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, देयर इज ए काइंड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन देम, ठीक है। बट अगर उनके बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है, वो रिलेटेड नहीं है, तो वी विल से दैट दोज आर इंडिपेंडेंट, वो क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इसका मतलब है कि अगर मेरे पास ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो उनकी प्रोपोर्शन जो है बी की ए के बीच में सेम है एज प्रोपोर्शन ऑफ बीटा अमंग एज, मतलब बी की प्रोपोर्शन ए के बीच में उतनी ही है जितनी बीटा की ए के बीच में, तभी तो कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मैं कहना चाहती हूँ, क्या रिलेशंस निकलता है इंडिपेंडेंसी के लिए कि जो ए बी है आउट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू अल्फा बी बाय अल्फा, ठीक है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ए बी बाय बी इज इक्वल टू, ठीक है, ए बीटा बाय बीटा, ए बीटा बाय बीटा, ठीक है। यानी कि आप ये कह रहे हो कि अल्फा बी इज इक्वल टू अल्फा बीटा, दिस इज बाय बी, दिस इज बाय बीटा, और आप कह रहे हो कि ए बीटा बाय ए इज इक्वल टू ए बीटा बाय अल्फा, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों रिलेशंस में मतलब इस तरफ भी अगर 1 प्लस कर दूं और इस तरफ भी 1 प्लस कर दूं और उसका डिनोमिनेटर ले लूं, डिनोमिनेटर लेके उसका न्यूमरेटर निकाल कर देखूं, तो मेरे पास जो रिलेशन आएगा, ठीक है, वो क्या रिलेशन आएगा, मतलब आप अगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपके पास क्या है यहाँ पे ए बी बाय, ये है ना आपके पास, यहाँ से अभी मैंने किया ए बी बाय, ये दोनों रिलेशंस हैं, ठीक है। अगर मैं उन दोनों रिलेशंस को ए बी बाय अल्फा बीटा निकाल लूं और आपके पास क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों को यूज करूं, दोनों रिलेशंस को यूज करके जो मैंने अभी निकाले हैं, अगर मैं ये कहूं कि 1 प्लस पहले वाले रिलेशन को यूज कर रही हूं, ए बी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया, ए अल्फा बीटा और दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया है, तो मेरे पास ये आ जाएगा। जो सबसे पहला रिलेशन निकाला है मैंने, तो उसमें मैंने क्या किया है कि ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको उधर और दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया है। अब अगर मैं इसका डिनोमिनेटर, अब इसको सोल्व कर लो, अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर अल्फा
बी, ठीक है, क्या है, अल्फा बी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा, यानी कि आप कहते हो दिस इज योर बी एंड दिस इज योर अल्फा बी एंड दिस इज योर एन इंटू अल्फा, और we can say that alpha b is equal to alpha into b divided by n। ठीक है, आप देखो ध्यान से, मैंने क्या किया है, इस स्टेप के बाद मैंने ये स्टेप किया, इसको खोल लिया, ठीक है, इसका ले लिया, उसके बाद देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, b के, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, n के, हमें पता है, और हमने अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू निकाली, इसको उधर ले गए और इसको उधर ले गए तो इट्स डिवाइड बाय n, ये रिलेशन मेरे पास आ गया। ठीक है, इसी तरह से जो मैंने अभी अल्फा बी का निकाला है, आप ए बी का निकाल सकते हो, तो ए बी का सेम रिलेशन आपके पास आ जाएगा, ए बी का सेम रिलेशन आपके पास आ जाएगा, ए बी बाई एन इज इक्वल टू ए बाई एन इंटू बी बाई एन, a by n into b by n। ठीक है, so this is independence of attributes, this is what we call as independence of attributes। ठीक है, the next topic is association of attributes, association of attributes। अब association of attributes क्या है, अभी मैंने कहा कि जब attributes a और b जो है वो इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब दिन के उनके बीच में कोई एसोसिएशन नहीं होगी। बट अब मैं क्या कह रही हूँ कि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब उनके बीच में कोई एसोसिएशन है। ठीक है, तो वो जो दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, तो इसका मतलब जो अभी मैंने रिलेशन निकाला कि ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई एन, दैट इज इक्वल टू निकाला ना, ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई एन, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू। मैं क्या कह रही हूँ कि अभी जो मैंने ये रिलेशन यहाँ पे निकाला था, ये वाला रिलेशन आपके पास कि ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो ये कब निकाला है मैंने, मतलब दिस इज डिवाइड बाई एन, जब वो इंडिपेंडेंट है। अब अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अब मैं कह रही हूँ दिस इज एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, तो इसका मतलब है दिस इज नॉट इक्वल टू। अब अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये जो ए बी है ये या तो ग्रेटर है इससे, a बाई बी बाई एन से, या फिर ये लेस है, या ये ग्रेटर है या ये लेस है। जब ये ग्रेटर है, जब ये सिंबल मैं कहूंगी कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, क्योंकि नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है तो यहाँ बड़ा है या छोटा है। जब बड़ा है, व्हेन दिस इज greater than this, AB is greater than this, so we will say that there is a positive association between AB, and if it is less than, we will say that there is a negative association between the two attributes AB। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें दो सिंबल यूज होते हैं, AB नॉट एंड डेल्टा, AB नॉट एंड डेल्टा। ठीक है, AB नॉट एंड डेल्टा का क्या मतलब है, हमारे पास जो है ए बी यहाँ से नजर आ रहा है ना, तो मैं कह रही हूँ ए बी नॉट एंड डेल्टा। ठीक है, हम ए बी नॉट को डिफाइन करते हैं ए डॉट, थ्योरी ऑफ एसोसिएशन की बात कर रही हूँ, बाय एन इज इक्वल टू ए बी नॉट। मतलब क्या हुआ कि जो ए बी है, अभी मैं कह रही हूँ ना बड़ा है, ए बी है, उसमें से अगर मैं ए बी नॉट को माइनस कर दूं तो ये मेरे पास वैल्यू आती है डेल्टा की। डेल्टा को एक्चुअली हम बोलते हैं दिस इज एक्सेस, दिस इज एक्सेस। ये दो सिंबल यूज होंगे इसमें थ्योरी ऑफ एसोसिएशन में, कि इसको हम डिफाइन करेंगे ए बी नोट से, मतलब कि ए बी माइनस ए बी नोट जो है वो किसके बराबर आएगा, वो एक्सेस है। ए बी में से अगर वो जो ए बी नोट में डिफाइन कर रही हूं उसको माइनस कर दूं, दैट इज द एक्सेस दैट इज डिनोटेड बाय दिस डेल्टा। यानी कि अगर ए बी इंडिपेंडेंट है, अब आप ये तीन बातें लिखोगे, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो डेल्टा 0 होगा। इसका मतलब डेल्टा की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब वो इंडिपेंडेंट है, एसोसिएशन ही नहीं है। अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा तो वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड है।
इफ इट इज ग्रेटर देन 0 वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, इफ इट इज लेस देन 0 देन नेगेटिवली एसोसिएटेड है। ठीक है, तो हमने डेल्टा को डिफाइन कर दिया ए बी माइनस ए बी नॉट। अब अगर मैं सारी वैल्यूज डेल्टा की उसमें पुट करती हूँ तो मेरा डेल्टा क्या निकल के आएगा, या वैल्यूज पुट कर लेना इसमें और आप फाइंड आउट करोगे कि जब डेल्टा क्या है, डेल्टा ए बी माइनस ए बी नॉट, ए बी को पुट करो, ए बी नॉट को पुट करो और उनका डिनोमिनेटर लो, सारी वैल्यूज रिजल्ट की पुट करो। सो यू विल सी आवर डेल्टा विल बी इक्वल टू ए बी इंटू अल्फा बी बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी डिवाइड बाय एन। ठीक है, डिवाइड बाय एन, यानी मैंने क्या कहा है, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी। ठीक है, डिवाइड बाय कैपिटल एन। ये है आपके पास थ्योरी ऑफ मतलब एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हाउ दे आर एसोसिएटेड, हाउ दे आर इंडिपेंडेंट। टू मोर पॉइंट्स आर देयर, कफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। अब हमें जो एसोसिएशन तो है बट इसका कफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके कफिशिएंट का फार्मूला है दैट इज डिनोटेड बाय, इट मींस यूल हैज डिफाइंड दिस, यूल has defined the coefficient of association and what he has defined, this is denoted by q। ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय क्यू। तो क्यू का भी एक सिंबल है जिसको हम कहते हैं ए बी की फॉर्म में भी कह सकते हैं, और एन डेल्टा बाई ए बी इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बी। ठीक है, ये है। अगर ए बी इंडिपेंडेंट है तो ये जो क्यू है ये 0 होगा क्योंकि डेल्टा 0 है, और अगर क्यू 1 होगा तो इसका मतलब वो कंप्लीटली एसोसिएटेड हैं, और अगर क्यू जो है -1 होगा तो वो डिसएसोसिएटेड है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द coefficient ऑफ एसोसिएशन। सिमिलरली देयर इज ए coefficient ऑफ कोलिगेशन। coefficient of colligation, another coefficient which has the same properties as q is the coefficient of colligation। Coefficient of colligation is represented by gamma 1 minus square root of a beta alpha b into divide by a b into alpha beta. This is further divided by 1 plus square root of a beta alpha b by this a b इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, ये है, दिस इज द गामा कोफिशिएंट। ठीक है, तो गामा जब होगा आपके पास +1 तब हम क्या कहेंगे, वो कंप्लीटली एसोसिएटेड हैं, और जब गामा -1 होगा तो वो कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड है। गामा जब 0 है तो वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है। सो देयर आर दीज आर सम हाउ टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन, हाउ टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, है ना, व्हाट इज द एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, व्हाट इज द इंडिपेंडेंस, व्हाट इज द कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो ये सारा है आपके पास थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में। ये जितने टॉपिक मैंने बताए हैं इनके बेस पे आपने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इंडिपेंडेंसी के बेस पे, कंसिस्टेंसी के बेस पे, कोलिगेशन, एसोसिएशन, ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। इनकी वैल्यू अगर आप थोड़े से रिजल्ट्स भी अपनी एक नोटबुक के एक पेपर पे लिखोगे तो इट मे बी 10 और 12 रिजल्ट्स ऑन द थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर आपका डिपेंड करता है ना। ब्रैकेटेड ए क्या है, ब्रैकेटेड ए बी क्या है, ब्रैकेटेड ए बी सी क्या है, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या कंडीशंस हैं, कोलिगेशन का क्या है, एसोसिएशन का क्या मीन्स क्यू किसके इक्वल है, गामा किसके इक्वल है, ये डेल्टा क्या है, ये भी नोट क्या है, ये सारे रिजल्ट्स आपने चेक करने हैं। तो जो मैंने आपको इस बुक की PDF भेजी है इसके सारे एग्जाम्पल्स आपने करने हैं, प्लस आपने फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय SC गुप्ता VK कपूर से सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। ठीक है, पूरे एग्जाम्पल्स करने हैं, वहीं से आपके पास जो है क्वेश्चंस बिल्कुल सेट बैठेंगे। जो मैंने आपको सैम्पल पेपर भेजे हैं उनके क्वेश्चंस भी करके देखने हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। So by this, this paper
द पेपर 1 इज़ कंप्लीट, द पेपर 1 इज़ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो आज हमारा ये पेपर 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इसमें अगर कोई आपके टॉपिक्स हैं जैसे रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर डैश, या आपके और कोई टॉपिक्स हैं जो भी आपको डाउट्स लगते हैं, तो मैं आपके डाउट सेशन में या रिमेनिंग कोई किसी का छूट गया है आर्टिकल कोई टॉपिक, तो मैं उसमें कवर करूँगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेपर शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी। बाय माय साइड ईच एंड एवरी टॉपिक हैज़ बीन कवर्ड फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल मेथड 1 पेपर, ठीक है। सभी पेपर और इससे रिलेटेड सभी के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। नाउ स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम ऑन योर स्टडीज़, ठीक है। जितना न्यूमेरिकल करोगे उतना आपके लिए बेटर है।